नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और एलिमेंट 3D की क्लास 4 में आपका स्वागत है। और आपने जो अभी वीडियो देखा वो ये वाला सीन था। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइप का सीन है, एक गन है, कुछ बुलेट्स हैं और ये रोड के ऊपर है और रोड पे पानी गिरा हुआ है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जो है पानी के अंदर जो सिटी की रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं इधर, और साथ में गन की भी यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और बढ़िया शेडोज़ हैं। तो इस तरह का सीन है, रियलिस्टिक के काफ़ी पास है, थोड़ा फोटो रियलिस्टिक की तरफ हम गए हैं। तो ये सीन क्रिएट करने के लिए मेनली जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो है PBR टेक्सचर, जिससे ये सारी फील आई है। अगर मैं आपको जूम आउट करके यहाँ पर दिखाऊं तो इस सीन के अंदर कोई शहर तो है ही नहीं बेसिकली, जिसकी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट मैप से आ रही है। और ये आपका सिचुएशन है, एक प्लेन है नीचे और उसके ऊपर ये गन का मॉडल है और बुलेट्स के यहाँ पर मॉडल रखा हुआ है। दैट इज़ ऑल। और जो फील आ रही है रिफ्लेक्शन वगैरह की, दिस इज़ बिकॉज ऑफ PBR मटेरियल। तो PBR मटेरियल क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि एक्चुअली PBR मटेरियल होते क्या हैं। वो आप जाकर के देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर वाई PBR इज इम्पॉर्टेंट, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग एक्सप्लेन्ड, इस तरह की एक वीडियो बनी है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर 2 PBR मटेरियल्स की बॉल पकड़ के खड़े हुए हैं। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि करंट लेक्चर देखने से पहले आप ये वीडियो देख लें अगर पॉसिबल हो तो। अगर आप डायरेक्टली भी ये देख रहे हैं कोई बात नहीं, आपको बाद में टाइम मिलता है तो आप देख लें, क्योंकि उस वीडियो में सीखने वाला बहुत कुछ है, जिसके जो बेसिस है बेसिकली इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो ये काम कैसे करता है PBR, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि ये रोड है, इसके ऊपर एक डिफ्यूज मैप लगा हुआ है, एक मेन टेक्सचर जिसमें कलर इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कहीं पर रिफ्लेक्शन है, पानी के अंदर है जैसे यहाँ पर, और बाहर नहीं है। तो ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आए और यहाँ नहीं आए। उसके लिए हम अलग से टेक्सचर बनाते हैं जिसके अंदर 2 कलर डालते हैं, ब्लैक और वाइट। जहाँ पर कंप्लीटली आप वाइट कलर डालेंगे तो जिस भी चीज़ के अंदर वो मैप लगा रहे हैं उसकी वैल्यू वहाँ पर 1 रहेगी, और ब्लैक कलर जहाँ होगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि PBR वाली वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। फिलहाल बस ये समझ लीजिए, कोई भी टेक्सचर मैप अगर आप लगाते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर का, तो सिस्टम जो भी है आपका, चाहे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एलिमेंट 3D कर रहे हैं या फिर माया में है या ब्लेंडर में है, सिनेमा 4D में, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में है, ब्लैक एंड वाइट मैप्स को जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ये होता है कि वाइट कलर जहाँ पे होगा वो 100% वैल्यू है और ब्लैक कलर जहाँ पे होगा वो 0% वैल्यू है। तो अगर एक मैं मान लीजिए इस तरह का पैच बनाया मैंने जो कि वाइट कलर का है, यानी कि वाइट कलर है यहाँ पर इस पानी के एरिया तक है, यहाँ पर 100% जो है ग्लॉसीनेस आ जाएगी अगर मैं इसको ग्लॉसीनेस मैप में यूज़ करता हूँ, और बाकी एरिया को ब्लैक कर दिया तो वहाँ पर 0% ग्लॉसीनेस होगी। तो इसको हम थोड़ा टेस्ट आउट कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस शॉट को बंद करता हूँ। इसके अंदर वैसे आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले और भी, कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गन भी है, इस गन के अंदर भी जो है इसी तरह से मेटलनेस आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो है ये शाइन इसके अंदर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये लाइट के हिसाब से इसके ऊपर भी इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ नज़र आ रही हैं। ये इसका भी जो मटेरियल है वो PBR मटेरियल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन USA, रेंडर्ड इन इंडिया। सो चलो अभी हम इस सीन को बंदी कर देते हैं, नया सीन बनाते हैं न्यू, और समझते हैं एक्चुअली PBR कैसे काम करता है। न्यू कंपोजिशन, ओके। तो यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, इसका नाम E3D रख देते हैं, और कंट्रोल स्पेस से मैं यहाँ पर इफेक्ट लगा देता हूँ एलिमेंट, और यहाँ पर सीन सेटअप पे जाते हैं। और सबसे पहली जो चीज़ हम करेंगे वो है कि एक नॉर्मल प्लेन बना लेते हैं। तो ये मैंने प्लेन बना लिया, इस तरह से यहाँ पर आ गया, कुछ भी बाकी शेडने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है। इसे ओके कर लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पर न्यू करके कैमरा बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने ओके किया। अब मैं C प्रेस करके इसको एक बार ऑर्बिट करता हूँ, और ये मैंने कई लोगों को लगता है मैं एकदम से इसे जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ कैमरा को और पैन कर लेता हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने नेविगेशन कैसे करनी है एलिमेंट 3D या आफ्टर इफेक्ट्स या 3D वर्कस्पेस में, उसकी एक वीडियो बना दी है ऑलरेडी, उसका भी यहाँ पर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो जाकर के आप वो भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी थोड़ी पोजीशन वगैरह सेट करूँगा इस तरीके से, थोड़ा मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ ताकि हमें विजिबल हो। इसका कुछ हम बेसिक इस पर टेक्सचर का टेस्ट करते हैं ताकि हमको क्लैरिटी हो जाएगी PBR मटेरियल काम कैसे करते हैं। तो हम कर लेते हैं फिट, और हम खोलते हैं फोटोशॉप। यहाँ पर जो है फोटोशॉप में हम आ गए हैं, और ये जो है 1920x1080 की रेजोल्यूशन का यहाँ पर हमारे पास आर्टबोर्ड बना हुआ है। इसको हम जो है फ़िलहाल के लिए रेशियो यहाँ पर मैं 4x4 कर लेता हूँ, और क्रॉप कर देता हूँ इसको, क्योंकि हमें स्क्वायर रखना है। तो आप स्क्वायर साइज़ का इसको बनाइए, क्योंकि टेक्सचर्स जो भी हम बनाते हैं नॉर्मली वो स्क्वायर साइज़ यूज़ का होता है।
तो 2048 बाई 2048 या 4K बाई 4K इस तरह से होते हैं। उसमें चौड़ाई में टेक्सचर हम यूजुअली नहीं इस्तेमाल करते, कर सकते हैं बट ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो मैंने इसको स्क्वायर बना लिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें ब्रश लेता हूँ और यहाँ पर कुछ भी मैं 3-4 कलर्स करता हूँ। जैसे एक रेड कर लेते हैं, ये रेड कलर हमने यहाँ पे कर लिया। थोड़ा सा हम येलो कर लेते हैं, राइट। इसमें कुछ भी रैंडम यहाँ पर कलर्स कर रहा हूँ और 2 लाइंस मैंने ऐसे कर ली हैं, बाकी लाइंस कुछ ऐसे बना देते हैं और ये वाला पोर्शन पूरा इस तरह से। तो कुछ भी मैंने यहाँ पर रैंडम कलर्स यहाँ पर फिल कर दिए हैं और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट एज PNG। इसका नाम मैं डिफ्यूज़ रख देता हूँ, सेव। तो ये डिफ्यूज़ हमने बना लिया है। अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में चलते हैं और यहाँ पर एलिमेंट 3D की ऑप्शंस में सीन सेटअप में जा करके हमारा जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है इस पर जाते हैं और डिफ्यूज़ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो टेक्सचर लोड करवाते हैं जो हमने बनाया था। ये डिफ्यूज़ टेक्सचर हमने लोड किया और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ओपेसिटी 100% रखनी है या आपको इसका डिफ्यूज़ की ओपेसिटी कम करनी है। कम करने पे 0 करने पे ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, तो हमें 100% रखनी है बिल्कुल। गामा जो है थोड़ा छेड़ सकते हैं, 2.2 डिफ़ॉल्ट है। इससे आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर चाहें तो पहले से बना सकते हैं। छेड़ने की ज़रूरत नहीं है बट थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2.2 कर देता हूँ, सॉरी 2.2। इन्वर्ट अगर आप करेंगे तो कलर्स इन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी जैसे यहाँ पर जो कलर दिख रहे हैं। जैसे मैं करता हूँ इन्वर्ट तो रेड का ऑपोजिट यहाँ पर आ जाएगा जो कि है सियान। तो RGB आपने सुना होगा और CMY के सुना होगा, तो RGB का ऑपोजिट CMY, रेड का ऑपोजिट सियान और G का ऑपोजिट मजेंटा। तो जहाँ पे ग्रीन है वहाँ मजेंटा आ जाएगा, ये देखिए। और B का ऑपोजिट Y, तो जहाँ पे ब्लू था वहाँ पर येलो आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कलर ग्रेडिंग की सीरीज़ में डिस्कस किया था, बट काफ़ी लोग सिर्फ एलिमेंट 3D सीखने आएंगे तो उनको बता देता हूँ कि RGB जो है उसका ऑपोजिट है CMY। सो ये हमारी ऑप्शन हो गई इन्वर्ट की। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बनाऊंगा तो ब्लरीनेस ख़त्म हो गई है, लाइंस शार्प हो गई हैं। और कम कर दूंगा तो और ब्लरीनेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल कम कर देंगे -100 तो ये इस तरह पूरा ग्रे हो जाएगा। तो आप इसमें इसको 0 कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। ब्राइटनेस भी डिफ़ॉल्ट पे है 0, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर ही हैं कि आप थोड़ा बहुत लुक अगर चेंज करना चाहें तो पहले से कर सकते हैं। सैचुरेशन बढ़ानी है, कम करनी है, राइट। तो अभी मैं सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। और UV रिपीट क्या है, अभी ये स्क्वायर साइज़ में था हमारा प्लेन, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर टेक्सचर लगाया। ये सिंगल UV यहाँ पर आया हुआ है 1 by 1 का। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रिपीट हो, यहाँ पर मैं 2 फिल कर सकता हूँ और इधर भी मैं 2 कर सकता हूँ, तो 2 बार रिपीट यहाँ पर हो जाएगा। उससे क्या है कि ये यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है दोनों एक्सिस के अंदर, X में भी Y में भी, तो 4 यहाँ पर इसके आपको रेपिटेशन नज़र आ गई, राइट। अगर मैं एक तरफ रखता हूँ 1 और एक तरफ रखता हूँ 2 तो हमें 2 रेपिटेशन। अब एक एक्सिस के अंदर X के अंदर ये रिपीट हो गया, Y के अंदर नहीं हुआ, लेकिन इससे स्ट्रेच हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप रेपिटेशन बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। फिलहाल मैं 1 कर देता हूँ। UV ऑफसेट क्या है कि X या Y एक्सिस के अंदर आप इस टेक्सचर को थोड़ा ऑफसेट करना चाहते हैं तो ऐसे मूव कर सकते हैं, राइट। या Y में करना चाहते हैं तो ऐसे मूव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, जस्ट ये ऑप्शंस बताने के लिए था। इनपुट लेवल और आउटपुट लेवल में भी आप छेड़खानी करके जो है कलर्स की वैल्यूज़ को, लेवल्स को छेड़ सकते हैं। फिर भी इसको मैं डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है नीचे आप देख रहे हैं 2 इस तरह से बने हुए हैं। अगर मैं इसको इधर ड्रैग करता हूँ दोनों तरफ से तो बेसिकली यहाँ से इसको फेड कर सकता हूँ मैं पूरा वाइट की तरफ, या यहाँ से फेड कर सकता हूँ पूरा ब्लैक की तरफ। और जो ऊपर 3 यहाँ पर पॉइंटर बने हुए हैं ये लेवल्स हैं एक्चुअली। आप अगर नॉर्मली फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट्स में लेवल इस्तेमाल करते हैं तो वही चीज़ है। यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा डार्क हो जाएगा, राइट साइड से ड्रैग करूँगा तो ये ब्राइट हो जाएगा। इस तरफ हाईलाइट्स हैं, इस तरफ शेडोज़ हैं। तो ये सारी यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आप इनको छेड़खानी करके थोड़ा रिजल्ट चेंज कर सकते हो। मोस्टली डिफ़ॉल्ट से आपका काम चल जाएगा, बट मेरा फ़र्ज़ था बताना तो मैंने बता दिया। इसके बाद हम इसे ओके कर लेते हैं और ये हमारा डिफ्यूज़ मटेरियल यहाँ पर आ गया है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसके अंदर जो है एक ग्लॉसीनेस है यहाँ पर, जो हमारा एनवायरनमेंट है रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मैं एनवायरनमेंट ऑन करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये जो पीछे की लाइट है ये हमारी फ्लोर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी मैं एनवायरनमेंट एक बार ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर भी कोई और वो चीज़ नहीं है, पूरी की पूरी के ऊपर सेम तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो ग्लॉसीनेस है वो सिर्फ मेरी एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करे, सिर्फ जहाँ तक ग्रीन है वहीं तक काम करे, बाकी जगह पे वो ऐसे रिफ्लेक्शन ना आए, तो मैं फ़ोटोशॉप के अंदर अब एक नया मटेरियल बनाऊँगा। इसके ऊपर मैं एक खाली ले लेता हूँ और मैं इसको पहले पूरा का पूरा जो है ब्लैक से फिल कर देता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ग्लॉसीनेस हो इस पोर्शन में, ग्रीन वाले पोर्शन में, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। तो जहाँ पे 100% वाइट कलर होगा वहाँ पर वैल्यू फुल आएगी, और जहाँ पे 100% ब्लैक होगा वहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया भी था। और मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट एज PNG, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्लॉसीनेस। सेव। वापस से चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में, और अब यहाँ पे ग्लॉसीनेस का जो टैब है उस पर हम क्लिक करते हैं, और इसमें जाकर के लोड टेक्सचर, और ये सेकंड जो है ग्लॉसीनेस, इसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया आपको यहीं पे दिखाई दे गया होगा कि वो जो चीज़ें ऊपर से कट गई है। बाकी हम इसको पूरा ओके कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं अब सिर्फ जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ ग्रीन पोर्शन में आ रही है, ब्लू पोर्शन में नहीं आ रही है। अगर आप नोटिस किया हो आपने तो देखें, सिर्फ ग्रीन जहाँ तक है वहाँ तक आ रही है, पीछे से कट गई है, राइट। अगर मैं ग्लॉसीनेस पे क्लिक करता हूँ और इसको इन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा कि जो मेरा मैप था उससे उल्टा हो जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे ब्लैक हो गया और ऊपर वाइट हो गया। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर जो है वाइट ऊपर है, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पर वाइट है वहाँ पर रिफ्लेक्शन रहेगी, ग्लॉसीनेस नजर आएगी, और इधर नहीं आएगी, राइट। ग्लॉसीनेस की जो वैल्यू आप कम ज़्यादा वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो आप कंट्रोल कर रहे हैं वो चीज़ें सब वही इफेक्ट करेंगी जितने पोर्शन के अंदर आपका वाइट कलर का ग्लॉसीनेस मैप लगा हुआ है। ग्लॉसीनेस मैप को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो पूरी के ऊपर से ग्लॉसीनेस चली जाएगी, और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट के ऊपर आ जाए वापस से, तो यहाँ से आप इसको जो है 0% कर दें। उससे क्या कि नॉर्मली जैसे था वो कंप्लीट के ऊपर आपको ग्लॉसीनेस नज़र आएगी। 100% कर देंगे तो जहाँ तक मैप है उसके हिसाब से, और अगर इसको इन बिटवीन रखेंगे तो ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हल्की फुल्की आ रही है नीचे। अगर आप इसको, मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया, अगर आप मान लीजिए इसको 20% करते हैं तो बहुत हल्की सी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैप कैसे काम करता है यहाँ पर। अब यही चीज़ जो है बाकी चीज़ों में भी एप्लीकेबल है। रिफ्लेक्टिविटी जो है, अगर मैं अभी रिफ्लेक्शन को ऑन करता हूँ, यहाँ से बढ़ाता हूँ, तो ये 100% रिफ्लेक्शन है, सारे के सारे उसमें एरिया में लग गई है, राइट। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही ग्रीन वाले पोर्शन में लगे रिफ्लेक्शन, तो मैं यहाँ पर भी वही मैप कॉल करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से जाके भी कॉल करवा सकता हूँ, और दूसरा सिंपली ग्लॉसीनेस पे राइट क्लिक करके कॉपी और रिफ्लेक्टिविटी पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है मेरी वो बार बार लग रही है, क्योंकि पेस्ट करने में क्या हुआ, ये कॉपी यहाँ पे इन्वर्टेड भी आ गया। इसका मैं इन्वर्ट हटाता हूँ, ओके करता हूँ, तो जितना पोर्शन ग्रीन था वहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिविटी काम कर रही है। ये पोर्शन पूरा मेटेलिक हो गया, और बाकी पोर्शन जो है वैसा ही है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको भी राइट क्लिक करके हटाना होगा तो क्लियर भी कर सकता हूँ, राइट। और रिफ्लेक्टिविटी को यहाँ पर मैं 0 कर देता हूँ, और वापस से उस सिचुएशन में आ गए हम। तो जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही हैं सबके अंदर आप जो है मैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्टिविटी, इनके अंदर तो ब्लैक एंड वाइट मैप चलते हैं। इल्यूमिनेशन के अंदर जो है कलर्ड मैप आपका जा सकता है कि ये पोर्शन मेरा जो है मुझे चाहिए हाईलाइटेड। तो यहाँ पर जो है मजेंटा पिंक टाइप का पोर्शन है, यहाँ पर मेरी जो है एमिशन मैप चाहता हूँ कि इतने पोर्शन से लाइट एमिट हो, बाकी से ना हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक और मैप बना लेते हैं, और उसमें मैं अगेन बाय डिफ़ॉल्ट पहले सारा कुछ ब्लैक कर देता हूँ, और जितना पोर्शन मुझे लगता है यहाँ पर पिंक वाला है, जो कि थोड़ा सा मैं इसके ओपेसिटी कम करके देख सकता हूँ यहाँ पर, और ये वाला पिंक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है थोड़ा पेंट कर देते हैं इसको, राइट। और मैं वापस इसको फुल कर लेता हूँ। तो मैंने ब्लैक रखा है सारा पोर्शन, और एक पोर्शन में कलर है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट एट PNG, और इसको मैं एमिशन नाम से सेव कर लेता हूँ। इल्यूमिनेशन या एमिशन कुछ भी आप सेव कर सकते हैं। कॉमनली एमिशन बोला जाता है इसको नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं एमिशन मैप जो है इल्यूमिनेशन जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अपना एमिशन को कॉल करवाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर एमिशन मैप लग गया है। अब नीचे जाकर के हमें इल्यूमिनेशन को थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 होती है। इसको मैं जैसे इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ रही है उसकी। तो मैं यहाँ पर 100% कर देता हूँ इसको, और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये पोर्शन हमारा अब इल्यूमिनेटेड है। और यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं इसको कि मैं आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आउटपुट पे जाएं और यहाँ पर कंपोजिट मोड है, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर ऑप्शन है इल्यूमिनेशन की, इसको आप क्लिक करेंगे तो जितना पोर्शन आपका इल्यूमिनेटेड है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, राइट। ये देख रहे हैं, तो जितने पोर्शन में ग्लो था वो नज़र आपको आ रहा है। अब मैं इसको वापस से कंपोजिट पे कर देता हूँ। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इनकी। ये सब ऑप्शंस के ऊपर मैं आऊँगा आगे वाली क्लासेस के अंदर। फिलहाल सिंपली आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम जाते हैं, ग्लो की ऑप्शन है, इसको मैं अनेबल करता हूँ, तो ये इल्यूमिनेशन पे अनेबल होता है ग्लो। तो जहाँ जहाँ पर वो इल्यूमिनेशन वाला मैप लगा है उधर अनेबल होगा ये। उसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसकी रेडियस वगैरह आपको कम ज़्यादा करनी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का ग्लो टाइप का बन के आ गया है।
राइट, और इसकी ग्लो की थ्रेशोल्ड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिससे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस ग्लो को, राइट। तो बेसिकली ये उतने पोर्शन पे काम करेगा जहाँ पर इल्यूमिनेशन है, ज़्यादा इसको भी इसमें इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम चीज़ें आएंगे डिटेल के अंदर। सीन सेटअप में वापस चलते हैं। हमने यहाँ पर देख लिए ये सारे मैप्स, डिफ्यूज देख लिया, ग्लॉसीनेस, रिफ्लेक्टिविटी भी देख लिया, इल्यूमिनेशन देख लिया, नॉर्मल बम्प। ये बाकी मैप से थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी तो ब्लैक एंड वाइट थे। इल्यूमिनेशन में आप सिंगल कलर दे सकते हैं या फिर आप ग्रेडियंट वगैरह जो भी आप हिस्सा देना चाहें, जहाँ से आप चाहते हैं कि लाइट एमिट हो, वो कर सकते हैं। तो नॉर्मल मैप आपके जो है इस तरह के होते हैं, कुछ एक पर्पल, ब्लू, मैजेंटा ह्यू के अंदर, और ये जो है 3D शेप जो है ऑब्जेक्ट की उसको सेव कर लेते हैं, उसकी लाइटिंग इन्फॉर्मेशन को। तो जैसा ये मैप है मैं इसको यहाँ पर फिलहाल जो है सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसका नाम नॉर्मल कर लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम जो है यहाँ पर नॉर्मल मैप के अंदर नॉर्मल बम्प जो लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पर इस टेक्सचर को हम कॉल करवाते हैं जो हमने नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और ओके करते हैं इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की जो है इसकी शेप ऐसी आ गई है। अब ये लग रहा है कि यहाँ पर इंडेंटेशन है, थोड़ा अंदर की तरफ कोई गया हुआ है। नॉर्मल को आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो उसकी वैल्यूज है वो उलट जाएंगी। तो अभी आपको लग रहा है कि बाहर की तरफ उभर रहा है ये, राइट। हालांकि आप बिल्कुल साइड में जाएंगे तो ये एक्चुअल ज्योमेट्री ऊपर नहीं आ रही है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ ये इसमें कुछ डेप्थ है। अब मैंने एक्सट्रीमली नेगेटिव कर लिया इसलिए ज़्यादा ऑड लग रहा है, इसको मैं -100 कर देता हूँ जो इसकी नेचुरल वैल्यू रहेगी। तो आपको थोड़ी बहुत ये जो है नेचुरल डेप्थ यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। और इसके साथ में आप साथ में ग्लॉसीनेस के साथ प्ले करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अगर ग्लॉसीनेस मैं यहाँ पर अब थोड़ी कम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बट डेप्थ यहाँ पर आपकी क्रिएट हो रही है नॉर्मल मैप की वजह से। ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्टोन टाइप की, ये डिफ्यूज़ के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफ्यूज़ में हमारी सिर्फ कलर इन्फॉर्मेशन है। तो जो शेप की फीलिंग हमको आ रही है ये नॉर्मल मैप से आ रही है। और नॉर्मल मैप में आप एक तो इस तरह का सही नॉर्मल टेक्सचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट मैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये ब्लैक एंड वाइट वाला मैप ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्लॉसीनेस वाला, तो इससे भी वही ब्लैक एंड वाइट वैल्यू वाली चीज़ आएगी। अब क्या मैंने इसको नेगेटिव किया तो ये उल्टा चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर पहले नॉर्मल 100% कर देता हूँ तो जहाँ पर भी ब्लैक था हमारा ये पोर्शन सबसे, ये बिल्कुल 0 इसकी हाइट है, और ये ग्रे में थोड़ी हाइट बढ़ रही है, और जो बिल्कुल वाइट है वहाँ पर इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इस तरह का ये कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बाकी अभी वापस हम जाते हैं इसको वही वाला नॉर्मल मैप पे आ जाते हैं जो स्टोन वाला था। तो हमारा ये ऑप्शन भी हो गया। ऑक्लूजन और एनवायरनमेंट, ये दो चीज़ें रह गई हैं। ऑक्लूजन क्या करती है, अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पर शेडोज़ मेरी ऑलरेडी प्री बेक्ड आ जाएँ, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, और आप यहाँ पर उसका मैप भी लेकर के आ सकते हैं बनाया किसी और सॉफ्टवेयर से, अगर आप ला रहे हैं सब्सटेंस पेंटर वगैरह से। हमारे केस में मैं ऑक्लूजन को एक सिंपली यहाँ पर बना ही लेता हूँ, और उसके लिए अगेन पहले मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। ऑक्लूजन किस तरह काम करती है, इसमें हाइट और डेप्थ का कुछ नहीं है, सिर्फ शेडो बेक होनी होती है। तो जो पोर्शन वाइट होगा वो वहाँ पर शेडो नहीं होगी, जो ब्लैक पोर्शन होगा वहाँ शेडो होगी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ साइड में इसमें शेडोज हमारे पास आ जाएं। तो मैं यहाँ पर जो है हल्का सा इसको डार्क कर देता हूँ, कॉर्नर्स जो है इसके। और मान लीजिए मैं सेंटर में भी चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ शेडो है, मान लीजिए कोई ऊपर स्फीयर था उसकी शेडो यहाँ पर आ रही है, इस तरह से मैं चाहता हूँ। तो मैं ये बना करके इसको कर लेता हूँ सेव। AO इसका नाम रख देता हूँ, एम्बिएंट ऑक्लूजन, सेव। आफ्टर इसमें चलते हैं अब, और यहाँ पर जो है ऑक्लूजन पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पर AO को हम लोड करवाते हैं। तो जैसे ही मैंने लोड करवाया है, कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर शेडोज इसकी बेक बन करके आ गई हैं। तो ये कुछ नहीं करता, सिंपली यहाँ पर जो भी आपकी उसके अंदर वाइट और ब्लैक की इन्फॉर्मेशन है उसमें से ब्लैक पोर्शन को एज ए शेडो यहाँ पर दिखा देता है, राइट। इसको भी आप यहाँ पर 0 कर सकते हैं और फुल कर सकते हैं, ये नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। तो 100% ऑक्लूजन में ये ऐसा नज़र आएगा। फाइनली एक चीज़ है यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है कि इसके अंदर आप कोई भी मैप जो कॉल करवाएंगे वो आपका रिफ्लेक्शंस वगैरह के अंदर नज़र आएगा। तो यहाँ पर एक मुझे इमेज मिली है सिटी की, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ एनवायरनमेंट। अब चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ टैब पे, लोड टेक्सचर, और यहाँ पर वो इमेज कॉल करवा लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने कॉल करवाया कुछ यहाँ पर हुआ है बट एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा, उसको एग्जैक्टली समझने के लिए हम ग्लॉसीनेस बढ़ा देंगे फुल और रिफ्लेक्टिविटी कर देंगे फुल। तो अब जो रिफ्लेक्शंस यहाँ पर आ रही हैं वो जो है वो उस सिटी वाले मैप से आ रही हैं।
अगर मैं यहाँ पर अपना एनवायरनमेंट ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट सारा ग्रे है मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्लू टोन नज़र आ रही है, क्योंकि उस इमेज के अंदर हमारी ब्लू टोन थी। अगर आप देखें एनवायरनमेंट के अंदर हमने ये इमेज कॉल करवाई है तो ये टोन इसके अंदर थी, राइट। फॉर द टाइम बिंग अगर मैं इसका नॉर्मल बम्प जो है इसको 0 कर देता हूँ तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि वो बिल्डिंग सी इसके अंदर यहाँ पर विजिबल हैं, राइट। और ये थोड़ी सी यहाँ पर ब्लर नज़र आ रही है। अगर मैं ड्राफ्ट टेक्सचर को ऑफ करता हूँ तो थोड़ी और क्लियर यहाँ पर नज़र आएंगी, राइट। बाकी जितनी रेजोल्यूशन उसकी इमेज की होगी उसके हिसाब से आएगी, क्योंकि ये जो इमेज है इसको 360 एनवायरनमेंट के अंदर रैप कर रहा है। तो पहले से ये लो रेजोल्यूशन अगर होगी, पहले छोटी इमेज है ये, तो 360 में रैप होते होते इतनी ये जूम इन हो रही है तो पिक्सल इसके यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर आप एक्चुअल HDRI इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ी प्रॉपरली इसके अंदर नज़र आएगी, राइट। और आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक वाला एरिया है ये अभी भी इसके अंदर जो है ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एमिशन के अंदर था। अगर मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ तो इससे ये पूरा वाइट हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने ऑफ ज़रूर कर दिया मैं आपको, लेकिन इल्यूमिनेशन नीचे से यहाँ पर फुल हो रखी है। तो इसकी इंटेंसिटी को मैं 0 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही मैंने मैप हटाया अब इल्यूमिनेशन सारे के सारे एरिया पे लग गई थी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोर्शन में ब्लरीनेस है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्लॉसीनेस मैप हमने इस तरह का लगाया था, ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ उतने पोर्शन में ग्लॉसीनेस है, बाकी में नहीं है, राइट। और अगर मैं इसको क्लिक करके इन्वर्ट कर देता हूँ तो अब इतने हिस्से में ग्लॉसीनेस है और बाकी में नहीं है। तो इस तरीके से ये PBR मटेरियल काम करते हैं। ये सारा मैंने आपको जो है बेसिक फ़ोटोशॉप में कुछ चीज़ें करके बताया है। अब एक्चुअली जब हम बढ़िया क्वालिटी के टेक्सचर्स और मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से अचीव कर सकते हो। हालांकि ये भी गलत तरीका नहीं है, आप खुद के PBR मटेरियल बना सकते हो। मैंने आपको तरीका ही बता दिया कैसे बनता है, बट टाइम सेव जब आपको करना हो तो प्री बिल्ट बढ़िया वाले मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं जो मैंने कल की वीडियो में दिखाई थी, CG बुक के इस वेबसाइट। इस पे जाकर के आप ब्राउज टेक्सचर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में जाकर के मैं रोड पे चला जाता हूँ। इधर कुछ रोड के बड़े अच्छे मटेरियल हैं जिनके अंदर की ये इस तरह से वेटनेस यहाँ पर हमको दिखाई देती है। तो इस वाले पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये मैंने ऑलरेडी वैसे डाउनलोड करके रख लिया है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइलिंग प्रीव्यू इसका, और ये क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर अब जो ये रोड जो हम बनाएंगे इसी प्लेन को हम बना लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं रीसेट कर देता हूँ टेक्सचर को ताकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे आ जाएँ। एक बार एनवायरनमेंट को मैं ऑफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमने मटेरियल को रीसेट कर लिया है। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल है और ये हमारा एक स्क्वायर प्लेन है हमारे पास। इसके ऊपर अब हम रोड का टेक्सचर लगाएंगे और यहाँ पर जो है डिफ्यूज़ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लोड टेक्सचर पे जाता हूँ और यहाँ पर रोड के मेरे टेक्सचर रखे हुए हैं। इसमें से ये बेस कलर जो है डिफ्यूज़ में मैं ये लगाऊंगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये टेक्सचर साइज़ वार्निंग आई है। ये टेक्सचर साइज़ जो है वो 2048 से बड़ा है, टेक्सचर डाउन स्केल हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये जो हमारा लगा है इस टाइम पे टेक्सचर ये स्ट्रेच्ड है, ये आप देख सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉर्मली टेक्सचर जो है वो स्क्वायर फॉर्मेट में आते हैं, लेकिन अगर हम ये वाला टेक्सचर देखें तो रोड का टेक्सचर जो है लेंथ में आया है हमारे पास। इसकी डायमेंशन यहाँ पर आ रही है 4096 बाई 2048, यानी कि ये हाइट में 2048 है लेकिन चौड़ाई में 4096 है, यानी डबल है। तो ये 1/2 की रेशियो है कि जितना ये ऊंचाई में है उससे डबल ये चौड़ाई में है। तो हमको ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यहाँ पर जो हमारा ये प्लेन है इसको स्केल करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में डबल। तो मैं इसको ऐसे अंदाजे से नहीं करूँगा, इसे कंट्रोल Z में करता हूँ। यहाँ पर मैं प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इसके यहाँ पर जो स्केल की मेरे पास ऑप्शन है इसमें जाता हूँ और X हमारा पहला एक्सिस है, इसमें यहाँ पर 200 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 200 किया इसको, अब हमारा ये प्रॉपरली फिट हो रहा है क्योंकि हमारा टेक्सचर भी ऐसा ही है 1:2, जितनी ऊंचाई है उससे डबल हमारी जो है चौड़ाई है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी रोड और भी बड़ी हो, मेरी थोड़ी लंबाई इसकी मुझे कम लग रही है, तो मैं यहाँ पर 200 की बजाय इसको डबल कर देता हूँ, 400 कर देता हूँ। मैंने डबल कर दिया इसको लेंथ को। अब डबल करने से क्या हुआ कि ये टेक्सचर फिर से स्ट्रेच हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये जो 2 प्लेन्स तक आने वाला टेक्सचर था वो 4 तक जा रहा है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने जो ऑप्शन मैंने आपको बताई थी कि हम मटेरियल पे जाएंगे, डिफ्यूज़ मैप को ओपन करेंगे। यहाँ पर सिलेक्टेड है मैप ऑलरेडी हमारा। इधर मैंने आपको बताया था UV रिपीट के ऑप्शन है, तो ये X और Y, X एक्सिस में मैं इसको जो है 2 टाइम्स कर देता हूँ क्योंकि हमने लेंथ भी उसके हिसाब से डबल की है। इसमें ओके करता हूँ। अभी जैसे ही मैंने डबल किया वहाँ पे UV को, अब ये प्रॉपरली यहाँ पर फिट हो गया। और एक और चीज़ जो है, यहाँ पर हमारे टेक्सचर अभी थोड़े ब्लर नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ड्राफ्ट टेक्सचर ऑन है। इसको मैं
हटा देता हूँ तो थोड़े टेक्सचर हमारे क्लियर नज़र आ जाएंगे। इसके बाद हम अप क्लोज चलते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पर इतना पास आने पे हमको ये ऐसी डिटेल नज़र आ रही है। अभी अभी हमें एक एरर आया था मैप जब हमने कॉल करवाया था कि साइज़ का एरर था कि 2048 से बड़ा है टेक्सचर ये, और हमने अभी चेक किया था कि ऑब्वियसली ये एक एक्सिस में 4096 है, एक तरफ 4K है, तो ये ऑब्वियसली 2048 से बड़ा है। यहाँ पर फाइल पे जाकर के हम प्रेफरेंसेस पे जाते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैप साइज लिमिट जो है 2048 है। अगर आप इससे बड़े टेक्सचर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आपको क्वालिटी इतनी सफिशिएंट है तो आप इतना भी रख सकते हो, बट मैं इसको यहाँ पर 8192 तक कर दूंगा, 8K तक का टेक्सचर ताकि सपोर्ट करे, और मैं ओके क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने किया आप देख रहे हैं यहाँ पर डिटेल बढ़ गई है। दोबारा आपको एक बार दिखाता हूँ प्रेफरेंसेस, इसमें अगर मैं इसको 8K से 1K कर देता हूँ 1024 और ओके करता हूँ, ये देखो बिल्कुल ब्लर हो गया ये, ठीक है। तो ये टेक्सचर की क्वालिटी जो है दूर से आपको थोड़ा कम पता लगेगा, लेकिन अगर पास से आपने कोई शॉट दिखाना है तो ये बिल्कुल ऐसी क्वालिटी हो गई है। और जैसे ही मैं इसको प्रेफरेंसेस पे जाकर के यहाँ पर 8K करता हूँ, ओके, ये देखिए पूरी इसके अंदर जो है डिटेल आ गई है, और इस तरह से आपका हाई क्वालिटी टेक्सचर आपको नज़र आने लग जाएगा। बट ये ऑब्वियसली थोड़ा सा रैम वगैरह अगर आपके पास अच्छी है तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ बहुत सारे मैप, नॉर्मल मैप वगैरह लगाने के बाद थोड़ा ये हैवी हो सकता है अगर आप बहुत 8K टेक्सचर यूज़ कर रहे हो तो। सो आई विल रिकमेंड 4K तक आप यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। 8K तक जाएंगे तो थोड़ा सा ये सिस्टम पे हैवी डेफिनेटली होगा ही होगा। नाउ ये हमारा लग गया है डिफ्यूज़ मैप। नेक्स्ट पे चलते हैं ग्लॉसीनेस, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं सारे के ऊपर ही ये ग्लॉसी नज़र आ रहा है, पूरे के ऊपर रिफ्लेक्शन आ रही है। हम चाहते हैं सर्टेन पार्ट्स में जहाँ पर कहीं कहीं पानी है वहाँ पर जो है ग्लॉसीनेस ज़्यादा हो, बाकी रोड पे थोड़ी ग्लॉसीनेस कम हो, वेट तो वो भी है। तो हम यहाँ पर ग्लॉसीनेस पे क्लिक करते हैं, लोड टेक्सचर, और यहाँ पर हमारा कोई भी ग्लॉसीनेस मैप नहीं है, रफनेस मैप है। उसका रीज़न ये है कि जब हम स्केचफैब वगैरह से डाउनलोड करते हैं तो रफनेस और मेटालिक इस प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, बाकी सारे सॉफ्टवेयर भी। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मोस्टली ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होती है, बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर रफनेस और मेटालिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो रफनेस ग्लॉसीनेस का बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं एक बार इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने यूवी को रिपीट किया हुआ है इसकी लेंथ के हिसाब से सेट करने के लिए, तो जो भी टेक्सचर हम कॉल कराएंगे उसमें यहाँ पर हमको उसको 2 टाइम्स करना है, उसको एक्स में रिपीट, ताकि वो भी मैच कर जाए हमारे मेन डिफ्यूज से। ओके, तो ये इस तरह से हमारा जो है देख सकते हैं हल्का हल्का कुछ गीलापन आया, लेकिन सही नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि जैसा मैंने बताया, रफनेस इज ऑपोजिट ऑफ ग्लोसीनेस। रफनेस का मतलब है कि ऑब्वियसली रफ होगा सरफेस, ग्लॉसीनेस का मतलब है ऑब्वियसली शाइनी होगा सरफेस। तो ये मैप जो है ग्लॉसीनेस में हमने लगाया है, तो ये उल्टा इफेक्ट दे रहा है। जहाँ जहाँ पर गीला होना चाहिए वहाँ पर ये सूखा दिया इसने, और जहाँ जहाँ पर सूखा होना चाहिए वहाँ पर इसने हल्का हल्का गीला कर दिया है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इन्वर्ट की ऑप्शन है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अब ये इफेक्ट हमारा जो है सही हो रहा है। इसको मैं ओके करता हूँ। अभी हमारा मैप जो है ज़्यादातर एरिया में गीला आ गया जैसा हमें चाहिए था, और कहीं कहीं पे देख रहे हैं बीच में सूखा हुआ है। तो ये लेकिन अब कंप्लीटली बहुत ज़्यादा एरिया में गीला लग रहा है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी यहाँ पर जैसे खड्डे वगैरह की डिटेल है, रोड की डिटेल है, वो नहीं बनी हुई। तो उसको डिटेल को लाने के लिए हमें लाना है नॉर्मल बम्प। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसका नॉर्मल मैप यहाँ से लेके आते हैं। ओके, और अगेन यहाँ पर मैं इसको 2 करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने यूवी रिपीट किया तो सब में होने चाहिए। अभी देख रहे हैं, अगर मैं इसको नॉर्मली 1 रखता हूँ, मान लीजिए इसको 1 पे ही रहने देता हूँ मैं, तो ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं ये उभरा हुआ आ रहा है जो एरिया, ये इससे मैच नहीं हो रहा। नीचे जो टेक्सचर है, टेक्सचर में यहाँ पर ये बना हुई है चीज़, और ये नॉर्मल मैप कहीं और जा रहा है। अब मैं जैसे ही इसको इस पर क्लिक करके और 2 कर देता हूँ यूवी में इधर। ओके, अब ये बिल्कुल जो नीचे जहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ उसके साथ मैच हो रहा है। तो ये जो रोड की भी फीलिंग आपको आ रही है, देख रहे हैं डिटेल ये कितनी अच्छी आपको नज़र आने लगी अब। और जैसे ही मैंने ये किया, आप देख रहे हैं कि अब आपको ये पानी के एरियाज थोड़े सेपरेटली नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल मैप की वजह से, अगर नॉर्मल मैप को ऑफ करता हूँ तो देख रहे हैं सारा फ्लैट नज़र आ रहा है, इसमें डेप्थ नहीं है। तो नॉर्मल मैप जो है ये भी ग्लॉसीनेस के साथ मिलकर काम करता है। अगर आपको प्रॉपर ये जो रिफ्लेक्शन और ग्लॉसीनेस प्रॉपर चाहिए चीज़ों की, तो नॉर्मल मैप आपको उसके अंदर कॉल करना पड़ेगा। ऑफ करने पे सारा फ्लैट हो जाता है, ये ऑन करने पे यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आ जाएगी कुछ एरिया में पानी की, ठीक है। अब ये तो हमने बेसिक जो है डिफ़ॉल्ट हमारी स्टूडियो लाइट है उसके साथ हम ये सब कर रहे हैं। हमको लाइटिंग भी इसमें चेंज करनी पड़ेगी, पर उससे पहले मैं एक और मैप है ऑक्लूजन मैप, वो भी लगाना चाहूँगा। थोड़ा मैं इसके बिल्कुल पास आ जाता हूँ सरफेस के, ताकि इसका असर आपको ढंग से पता लगे। ऑक्लूजन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास AO लिखा हुआ है, एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये मैप भी है। इस पर हम क्लिक करके ओपन करते हैं। पहले भी मैंने बताया कि ये शेडोज़ जहाँ पे होती हैं, ज्योमेट्री जहाँ टाइट हो, उन शेडोज़ को क्रिएट करता है। तो इसमें भी हम यहाँ पर 2 कर लेंगे और ओके। जैसे ही मैंने ऑक्लूजन मैप लगाया, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जो सरफेस है
जो ये रोड का, उसके ऊपर हल्की सी एक शेडो आ गई है। मैं उसे ऑफ करता हूँ, ये ऑफ, और ये ऑन करते ही हल्की सी यहाँ पे जो इनके अंदर शेडो बनती है तो उसमें थोड़ी डिटेल आ गई है। तो अब हमारी थोड़ी ज़्यादा नेचुरल लगने लगी है सड़क। अब हम लाइटिंग चेंज करेंगे, तो एनवायरनमेंट पे जा करके मैं यहाँ पर क्लिक करके एक मैंने ये HDRI इमेज कॉल करवाई हुई है, यहाँ पर डाउनलोड की है, इसे मैं ओपन कर देता हूँ एंड ओके। और इस तरह से अब ये नाइट लाइट है तो ये इस तरह का इसमें रिफ्लेक्शन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पास जाके देखेंगे तो जो भी HDRI की डिटेल्स हैं यहाँ नज़र आने लग जाएंगी। ये HDRI जो है इसको आप यहाँ से एनवायरनमेंट पे ऑन करके देख भी सकते हैं कैसी नज़र आ रही है। तो आपको पता लगेगा कि ये लाइटिंग यहाँ पर प्रॉपरली मैच हो रही है, इस बिल्डिंग की आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है अपनी रोड के अंदर, राइट। और ये HDRI मैंने यहाँ से डाउनलोड की है HDRIHub.com, और ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैं फ्री कंटेंट की वेबसाइट्स बता रहा था, तो उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। और भी फ्री कंटेंट की उसमें वेबसाइट्स मैंने बताई हुई हैं, वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। सो ये हमने चेक कर लिया, ओके लग रहा है ये। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में देखना है इसका इफेक्ट, तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बेसिक सेटिंग में आकर के मटेरियल की एनवायरनमेंट मल्टीप्लायर को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि HDRI ये कर क्या रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी लाइट्स आपको क्लियरली एकदम बढ़िया नज़र आ रही हैं। अब मैं काफ़ी खुश हूँ इससे, रिफ्लेक्शन मेरी प्रॉपर चल रही है और रोड का टेक्सचर भी मेरा डिटेल्ड हो गया नॉर्मल मैप लगाने के बाद, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। फिलहाल मैं एनवायरनमेंट मल्टीप्लायर को वापस से 100 कर देता हूँ और यहाँ से भी एनवायरनमेंट को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रोड को अब हम देखते हैं एक बार सीन के अंदर कैसी लग रही है। ओके क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हमारी रोड है और C प्रेस करके मैं कैमरा टूल्स पे आता हूँ और इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा कैमरा सेट करता हूँ अपने हिसाब से जैसी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब ये मैंने इसको ऐसे सेट कर लिया है और लाइटिंग को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है कि रेंडर सेटिंग्स में जाना है और फिजिकल एनवायरनमेंट में यहाँ पर जाना है। ये वैसे हम सारी डिटेल में करेंगे लाइटिंग क्लास के अंदर, फिलहाल बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ मैं चीज़ें। तो ऐसे एक्सपोजर को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है कि लाइटिंग की इसमें यहाँ पे क्या इंटेंसिटी वगैरह बढ़ाने से कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली ये पडल्स भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर रोटेट एनवायरनमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से अगर वाई एक्सिस में से घुमाएंगे तो आप पूरे एनवायरनमेंट को रोटेट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा एंगल मैं लेता हूँ जिसमें मुझे बैक लाइट बहुत अच्छी मिल रही है, जैसे यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद मैं इसको एक्सपोजर को कम कर देता हूँ, तो मैंने 2 कर दिया। अगर मैं 1 करता हूँ तो ये भी ठीक है वैसे तो, बट मैं इसको फिलहाल के लिए 2 कर लेता हूँ, थोड़ी डिटेल मेरे पास ज़्यादा आ जाएगी, राइट। सो अब मेरा ये थोड़ा सीन ठीक लग रहा है। मैं थोड़ा ये पडल वाला एरिया इसको पास ले आता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ये मैंने कैमरा मूवमेंट की क्लास एक लगाई थी, उसके अंदर मैंने बताया कैमरा को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको कैमरा कंट्रोल करने में इशू आते हैं तो वह क्लास आप देख सकते हैं, राइट। तो मुझे ये एरिया थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ कर मैं इसको अभी के लिए रख लेता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर हमने गन का एक मॉडल डाला हुआ था, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। तो उसके लिए मैंने स्केचफैब पे एक गन का मॉडल ढूंढा है और यहाँ पर है, ये डेजर्ट ईगल है और ये डाउनलोडेबल है, फ्री डाउनलोड है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्केचफैब पे जाके बस आप डेजर्ट ईगल सर्च कर लीजिए और डाउनलोडेबल के ऑप्शन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इसके इंस्पेक्टर पे जाकर के दिखा देता हूँ इसके अंदर किस तरह का बेस कलर है। ये इसका बेस डिफ्यूज़ मैप है। मेटलनेस, तो ये जितना पोर्शन वाइट है इस टाइम पे वो मेटल है, जितना पोर्शन ब्लैक है वहाँ पे रफनेस है। तो ये जो यहाँ पर ग्रिप बनी हुई है ये आपकी कुछ प्लास्टिक या लेदर टाइप की चीज़ होगी, इसलिए यहाँ पर इस तरह का ब्लैक रखा हुआ है। रफनेस मैप, जहाँ पर ज़्यादा ब्राइट कलर है वहाँ पर रफनेस ज़्यादा होगी, तो वही ग्रिप के ऊपर थोड़ी रफनेस है। बाकी जो मेटल पार्ट है वहाँ पर ग्लॉसीनेस ज़्यादा है वहाँ, क्योंकि यहाँ पर डार्क कलर आपको ज़्यादा मिल रहे हैं देखने को। हमारे मैप के अंदर यहाँ पर इसकी सरफेस डिटेल्स हैं, कोई भी इंडेंटेशन, कोई भी इसमें एक्सट्रूजन अगर होगी तो यहाँ पर आपको एम्बोसिंग सब नज़र आएगा इसके अंदर डिटेल के अंदर। स्पेकुलर पूरा ही सिंगल कलर का है, तो हमें रिक्वायरमेंट इसी की है, नॉर्मल मैप, रफनेस, मेटलनेस और बेस कलर। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट मैप हैं। उसके अलावा एम्बिएंट ओक्लूजन मैप अगर होता तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं, बट उसमें आई थिंक अवेलेबल नहीं है। बट चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी है इसको मैं फाइनल एंटर पे क्लिक कर लेता हूँ और ये इस तरह की हमारी आउटपुट आती है सब मैप्स को मिला के PBR टेक्सचर की वजह से। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये FBX फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो FBX डाउनलोड हुई है। अब होता क्या है कि FBX जो है वो डायरेक्टली एलिमेंट 3D के अंदर कॉल नहीं होती, एलिमेंट 3D में OBJ फाइल कॉल होती है। लास्ट ट्यूटोरियल में भी मैंने ऐसी कोई डाउनलोड की थी फाइल, तो किसी ने डाउनलोड करके इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो कर नहीं पाए बिकॉज मैंने उसको OBJ कन्वर्ट कर लिया था। बट आई थिंक सब लोगों को पता नहीं वो कन्वर्ट कैसे होता है, तो मैंने उसका भी एक ट्यूटोरियल बना दिया है ऑलरेडी और वो मैंने पोस्ट भी किया था यूट्यूब के ऊपर, कुछ लोगों ने देख लिया। जिन्होंने नहीं देखा, यहाँ पर ऊपर आई बटन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके वो देख सकते हैं कि कोई अगर आप FBX डाउनलोड करते हैं स्केचफैब से तो उसको इजीली OBJ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लेंडर और माया दोनों ही सॉफ्टवेयर से मैंने बताया कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजी प्रोसेस है, तो उस पर क्लिक करके ट्यूटोरियल देख लीजिए। मैंने वो डाउनलोड करके कन्वर्ट कर लिया ऑलरेडी, तो मैं उसको सिर्फ कॉल करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो हम सीन सेटअप में जाएंगे और यहाँ पर इम्पोर्ट, इधर मैं अपनी ये मॉडल को कॉल करवा लूँगा, सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा, ओके। और हमारा मॉडल यहाँ पर गन का आ गया, अभी दिख नहीं रहा, तो एक बार मैं इसको यहाँ से
साइज़ को नॉर्मलाइज साइज़ कर लेता हूँ ताकि उस सीन के हिसाब से सेटअप थोड़ा ठीक हो जाए। तो इस तरह का साइज़ आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं पहले बीच में। अब इसके मटेरियल को ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 मटेरियल बने हुए हैं। स्लाइड, ये अपर पोर्शन है, इसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं आप। सेकंड है मेन बॉडी, थर्ड है मैगजीन, तो ये बिल्कुल नीचे है मैगजीन, ये वाला हिस्सा, इसको आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। और फोर्थ है बुलेट, राइट। तो इनके ऊपर पहले हम मटेरियल लगा लेते हैं। सेम प्रोसेस है जो हमने उसके अंदर किया था, वही पहले स्लाइड से शुरू कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं डिफ्यूज़ पे और यहाँ पर जो है टेक्सचर्स पे जाते हैं। स्लाइड का टेक्सचर हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर हैं, आपको ज़्यादा देख के घबराना नहीं है, नाम के हिसाब से देखना है आपको। सबसे नीचे यहाँ पर स्लाइड है, यहाँ पर लिखा है टी ईगल स्लाइड बी बेस कलर, स्लाइड मैग्नेटिक, स्लाइड नॉर्मल। तो हमें स्लाइड का बेस कलर यहाँ पर लगाना है डिफ्यूज़ के अंदर। ओपन, ओके। इसमें कुछ भी टाइलिंग वगैरह छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूवी के हिसाब से ऑलरेडी सेट आएगा आपका बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है। सेकेंड इज़ ग्लॉसीनेस, इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे यहाँ पर इसका रफनेस मैप है, जैसे मैंने आपको बताया रफनेस मैप पे क्लिक करना है, ओपन। और रफनेस मैप रिवर्स होता है ग्लॉसीनेस का, तो इसको इन्वर्ट कर देना है, ओके। तो यहाँ पर आपका ये भी लग गया। अगेन नॉर्मल मैप हम यहाँ पर लगाएंगे, नीचे जा करके ये इसका स्लाइड का नॉर्मल मैप, ओके। तो यहाँ से एक और डिटेल हमारी ऐड हो गई। और इस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टिविटी मैप भी है, तो हम वो भी कॉल करवाएंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी मैप यहाँ पर मेटलनेस का काम करेगा। लोड टेक्सचर, और यहाँ पर जो है हमारा रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पर नहीं लिखा होगा, यहाँ पर मेटालिक लिखा होगा, तो मेटालिक मैप जो है रिफ्लेक्टिविटी में जाएगा, राइट। इसको हम ओपन करेंगे और इसको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है ये मेटालिक और रिफ्लेक्टिविटी सेम तरह से काम करती हैं। जो कुछ वाइट एरिया होगा वो आपका हाईली रिफ्लेक्टिव होगा, मेटालिक होगा, और जो ब्लैक एरियाज होंगे वो नॉन मेटालिक होंगे। तो इस हिसाब से ये आपका बॉडी के ऊपर जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगी वहाँ पर जो है वाइट कलर इसके अंदर मैप के अंदर आपका होगा। चलो इसमें डिटेल में हम अभी जाते हैं। अभी आपको यहाँ पर फीलिंग नहीं आ रही कोई भी इसमें मेटालिक वाली, उसका रीज़न ये है कि रिफ्लेक्टिविटी मैप तो हमने लगा दिया है, बट रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 होती है। तो अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो उसका असर दिखना शुरू होगा, बट ये रिफ्लेक्टिव नहीं लग रहा अभी भी बढ़ाने पे। उसका रीज़न ये है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ग्लॉसीनेस 18 है, इस मॉडल के अंदर ग्लॉसीनेस भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको भी मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ग्लॉसीनेस बढ़ाई तो रिफ्लेक्टिविटी का भी असर नज़र आ रहा है। अब मैंने ग्लॉसीनेस 100 कर दी है, और अगर मैं रिफ्लेक्टिविटी को भी यहाँ पे कम करता हूँ तो देख रहे हैं आप, ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्टिविटी के तालमेल से आप जो है डिफरेंट रिजल्ट बना सकते हैं। क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्टिविटी को फुल रखता हूँ यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा मेटालिक लग रहा है। अगर आप मेटालिकनेस इसकी थोड़ी कम करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्टिविटी को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा लुक अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर 50 रख लेता हूँ रिफ्लेक्टिविटी को, और इतना ठीक है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर हमारे सारे मैप्स यहाँ पर लग गए हैं। ऑक्लूजन इसमें था नहीं हमारे पास, तो दैट इज़ फाइन। अभी हमारे पास ये 4 मैप्स हैं इसमें। अब हम मेन बॉडी पे जाते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। डिफ्यूज़ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मेन बॉडी का हम ढूंढेंगे बेस कलर, ओके। आफ्टरवर्ड्स हम ग्लॉसीनेस ढूंढेंगे मेन बॉडी का, यानी कि रफनेस ढूंढेंगे, मेन बॉडी रफनेस, ओपन। इसको हम रिवर्स करेंगे क्योंकि रफनेस इज ऑपोजिट ऑफ ग्लॉसीनेस, ओके। देन हम रिफ्लेक्टिविटी पे जाएंगे और यहाँ पर मेन बॉडी में जो मेटालिक है वो ढूंढेंगे, रिफ्लेक्टिविटी में मेटालिक जाएगा। इस चीज़ को आपको समझना आएगा, जो भी मेटालिक जहाँ लिखा है वो रिफ्लेक्टिविटी के लिए, जहाँ पे भी रफनेस लिखा है वो ग्लॉसीनेस में लगेगा, लेकिन रिवर्स होकर के। तो ये आपको एक बार याद करना पड़ेगा ये चीज़। शुरुआत में हो सकता है वो कन्फ्यूजन हो, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फाइनली नॉर्मल बम्प है, ये नॉर्मल तो सेम ही होता है। हम नॉर्मल मैप में हम जो है मेन का नॉर्मल मैप यहाँ पर लगा देंगे, मेन बॉडी नॉर्मल, ओके ओके। तो ये हमने सारे मैप यहाँ पर कॉल करवा लिए। इसमें भी सेम हमें वही करना पड़ेगा, ग्लॉसीनेस 18% से बढ़ाना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टिविटी को भी हम 25% कर लेते हैं। सॉरी 50 रखा था हमने, 50 कर लेते हैं। तो ये जो है रिफ्लेक्टिव भी हो गया। और मुझे थोड़ा ये ज़्यादा लग रहा है वैसे, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में हम कम भी कर सकते हैं रिफ्लेक्टिविटी को, तो कंट्रोल हम कभी भी कर सकते हैं। मैगज़ीन सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, डिफ्यूज़, और मैगज़ीन का यहाँ ऊपर ही मिल जाएंगे बेस कलर, ओके। ग्लॉसीनेस, तो मैगज़ीन की एक रफनेस हम ढूंढेंगे ग्लॉसीनेस के लिए, ये रफनेस है, इसे ओपन करेंगे, इन्वर्ट, ओके। रिफ्लेक्टिविटी, इसमें जाएंगे मेटालिक, ओपन करेंगे, ओके। नॉर्मल बम्प, अगेन यहाँ पर मैगज़ीन का नॉर्मल बम्प, ओपन, ओके। ग्लॉसीनेस फुल, रिफ्लेक्टिविटी 50%। तो मैगज़ीन का भी हमारा हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ जाएगा। अब सिर्फ बुलेट रह गई है, बुलेट का भी हम लगा देते हैं।
तो हमारी टेक्सचरिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। डिफ्यूज़ बुलेट का कलर है इस तरह से, ओके। ग्लॉसीनेस, बुलेट की रफनेस में आपको यहाँ पे कॉल कराएंगे और इन्वर्ट कर देंगे। रिफ्लेक्टिविटी, यहाँ पर जो है बुलेट का जो मेटालिक है उसे कॉल कराएंगे। तो आप देख रहे हैं मोस्टली ये वाइट है तो टोटली मेटालिक ही है बुलेट, तो ओके। एंड फाइनली नॉर्मल बम्प, इसके अंदर नॉर्मल मैप कॉल करवाएंगे बुलेट का, ओपन, ओके। ग्लॉसीनेस फुल और रिफ्लेक्टिविटी यहाँ पर 50। तो इस तरह से थोड़ी मेटालिक ही लगेगी यहाँ पर बुलेट जो है देखने में। थोड़ी मुझे अभी भी उतनी मेटालिक नहीं लग रही है बुलेट, तो मैं इसको रिफ्लेक्टिविटी फुल कर दूंगा 100%। थोड़ी अब मुझे बेटर लग रही है, ज़्यादा मेटालिक चाहता हूँ मैं बुलेट को। तो ये हमारा टेक्सचरिंग हो गई है, दैट इज़ फाइन नाउ। और इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको पोजिशनिंग करनी है इसकी मॉडल की। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ इसको कहाँ पोजीशन में करना चाहूँगा। यहाँ पर भी नीचे वाटर पटल है, तो मैं इसको यहीं पर प्लेस कर देता हूँ। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ से रोटेट जब मैं कर रहा हूँ, मैं एक बार ईगल पे यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ ये इसको जेड एक्सिस में मैं रोटेट कर पा रहा हूँ। तो ये 0 है जेड एक्सिस के अंदर। इसको मैं इस तरफ -90 पे रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल 90 डिग्री फ्लैट हो जाए यहाँ पर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ला करके सरफेस के ऊपर इधर पानी वाले एरिया में रखूँगा, क्योंकि उसमें फिर मुझे बढ़िया रिफ्लेक्शन वगैरह इसकी नज़र आएगी। अब जैसे मैंने इसको रख दिया यहाँ पर, थोड़ी सी ये बाहर निकल रही है, इसको मैं हल्का ऊपर करूँगा। अगर आपको प्रॉपरली इसको अच्छे से करना है तो आप नीचे की तरफ जाएँ। अब ये देख सकते हैं नीचे से प्लेन नज़र नहीं आ रहा जो हमारा रोड का मॉडल है। तो मैं एक काम करता हूँ कि प्लेन के मॉडल पे जाता हूँ और एक बार इसको नीचे जाते हैं हम यहाँ पर। और डिफ़ॉल्ट जो इसका मटेरियल लगा हुआ है इस पर हम सबसे नीचे स्क्रॉल करके, मैंने आपको क्लास में बताया था मटेरियल्स की, यहाँ पे ड्रॉ बैक फेसेस की ऑप्शन है। इसे मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो नीचे का हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्लेन ऊपर से भी दिख रहा है, नीचे से भी। इसका बेनिफिट क्या है कि अब मुझे पता है कि गन कितनी नीचे आई हुई है प्लेन के। अब मैं जो गन का मॉडल है इसे सिलेक्ट करके ऊपर जब करूँगा तो मैं इसको प्रॉपरली कर सकता हूँ इस तरह से। अब ये क्या है कि देखिए जो नली वाला हिस्सा था वो तो बाहर चला गया, लेकिन ये अभी भी इधर है हिस्सा। तो इसका मतलब थोड़ी सी हमारी रोटेट भी कर सकते हैं हम इसको। इस तरह से मैंने रोटेट कर दिया। अब नली भी यहाँ पर थोड़ी दिख रही है हमें और बैक साइड वाला हिस्सा भी। अब मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट जहाँ पे ये दिखना बंद हो जाए उस लेवल तक हमें लेके जाना है। थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है, तो हमारी ऊपर जो है परफेक्टली ऑलमोस्ट प्लेस हो गई है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट जो है वो हवा में है। उसका रीज़न ये है कि जो हमने मॉडल यूज़ किया है स्केचफैब में वो ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए था, तो सेंटर में बुलेट बनी हुई थी। हमको लेटाने पे ऑब्वियसली ये इसलिए हवा में नज़र आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ से बुलेट को कर देते हैं हाइट, राइट। और मैं यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक, जो पूरा हमारा मॉडल है गन का, और जो कॉपी है उसके अंदर मैं बाकी चीज़ें सारे मटेरियल हाइड कर देता हूँ, सिर्फ बुलेट का मटेरियल ऑन कर लेता हूँ। तो हमारे पास सेपरेटली बुलेट आ गई यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गन हाइड है। डबल क्लिक करके मैं इसका नाम भी यहाँ पर बुलेट कर देता हूँ। अब इस बुलेट को जो है मैं नीचे यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। और ये मेरा जो पिवट है ऑब्वियसली बुलेट से बाहर है क्योंकि ये गन के हिसाब से सेट था। तो अगर मुझे इसको बुलेट के सेंटर में लाना है तो जो ऑप्शंस यहाँ पर हमारी जो अलाइनमेंट की, इसको अगर मैं सेंटर वगैरह कुछ करता हूँ, ऑलरेडी सेंटर है यहाँ पर, या फ्रॉम मॉडल भी करता हूँ, टॉप बॉटम कुछ भी करता हूँ, तो ये पूरी गन के हिसाब से यहाँ पर होगा। तो यहाँ से मैं पिवट को सेट नहीं कर पाऊंगा। एक और ये चीज़ आपको यहाँ पर आज सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर आप जो है ये आइकन बना हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये कुछ येलो टाइप का कलर का हो जाएगा। तो इसको हाईलाइटेड चीज़ को आप यहाँ लेकर के जाएँ, राइट, और इसको आप यहाँ पर अपना हिसाब से एडजस्ट कर लें और दोबारा यहाँ पर क्लिक कर दें तो आपका पिवट यहाँ सेट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको अपनी मर्जी से पिवट सेट करना है कहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है पिवट लॉक अनलॉक का बटन है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से घुमा भी सकता हूँ, किस तरह रोटेट कर सकता हूँ, ईजी है। क्योंकि अगर मैं ये ना करता, मेरा पिवट यहाँ पड़ा रहता, तो रोटेट वगैरह करने पे इस तरह से उस पिवट से रोटेट होती है ये चीज़, राइट। तो बेटर है कि हम इसको यूज़ करके और इसको सेंटर में ले आएँ इसके, देन इसे दोबारा क्लिक कर दें। अब हम इजीली इसको यहाँ पे रोटेट वगैरह कर सकते हैं बुलेट को। तो इसको भी मैं नीचे लेकर के आऊँगा और यहाँ से अगेन हम इसी तरह से देख लेते हैं कि बुलेट भी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पर गायब हो जाए, तो हमारी सरफेस के ऊपर आ गई है। तो एक बुलेट यहाँ पर है, इसको थोड़ा मैं रोटेट कर देता हूँ कि इतनी सिस्टमेटिक तरीके से पड़ी हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। और मैंने एक दो कॉपी ली थी बुलेट की, तो अगेन मैं यहाँ से Ctrl+D प्रेस करके कॉपी ले रहा हूँ और इसको मैं इधर मूव कर लेता हूँ। नई बुलेट्स का भी हमारा सेंटर पिवट रहेगा अभी इस तरह से, तो इजीली आप इसको चीज़ों को प्लेस कर पाएंगे। इसको मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और उसको मैं इधर कुछ ऐसे डाल देता हूँ। कुछ भी मतलब मैं रैंडम तरीके से थोड़ी बुलेट्स को यहाँ पर बिखेर देता हूँ। इनफैक्ट इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अगर आपको सिंगल एक्सेस के बजाय एक प्लेन पे आपको करना है, जैसे मैं इस प्लेन पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप पकड़ के सिंगल प्लेन पे भी कर सकते हैं।
ध्यान रखना कि ये यहाँ ऊपर से आएगी तो ये फिर उठ जाएगी हवा में, तो आपको पता नहीं लगेगा उस एंगल पे, लेकिन उठ जाएगी ये हवा में। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी प्लेन पे आप कर रहे हैं वही सिलेक्टेड हो आपका, ठीक है। अब ये 2 बुलेट्स मैंने यहाँ डाल दिया, आप और भी कॉपीज ले सकते हैं, फिलहाल मैं 2 ही लूँगा, मैंने एग्जाम्पल में भी 2 ही ली थी। ये हमारा यहाँ पर सीन सेटअप हो गया है, ओके से कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा कैमरा एंगल कहीं और पे है और हमारा गन कहीं और रखी हुई है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट करूँगा थोड़ा सा और देखूँगा गन कहाँ पे है, और मैं रोटेट कर रहा हूँ मिड माउस बटन से। तो मिड माउस बटन, राइट माउस बटन और लेफ्ट माउस बटन, इन तीनों को मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ। जिन्होंने देखी नहीं कैमरा मूवमेंट की मेरी वीडियो वो देख सकते हैं, और मैंने डिटेल में समझाया। यहाँ पर हमारी गन रखी हुई है इस तरफ से, तो मैं यहाँ पर कहीं पर अपना कैमरा एंगल सेट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैंने कैमरा सेट कर लिया है, तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ। यहाँ पर जो है मैं कैमरा के ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, इधर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन, ये 2 चीज़ पे मैं क्लिक करके यहाँ पर कीज़ लगा लूँगा। यहाँ पर कीज़ लगी है हमारी। अब मान लीजिए आफ्टर 10 सेकेंड्स मैं इसको यहाँ पर आकर के रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटो की लग गई है वहाँ पर। तो मैं जो भी पोजीशन फाइनल चाहता हूँ वो पोजीशन में यहाँ पर ले आऊँगा। मैं इस टाइप की फाइनल पोजीशन चाहता हूँ कि मुझे बाद में ये चीज़ नज़र आए ऐसी। ज़्यादा करने पे वो बैकग्राउंड जो है नज़र आने लग जाता है, तो मैं इसको यहाँ कहीं तक इतना कुछ रख लेता हूँ। तो अब हमारा ये फर्स्ट फ्रेम से लेके यहाँ तक कैमरा मूव इस तरह का हो जाएगा। इन बिटवीन यहाँ पर कहीं जाकर के आप चाहते हैं थोड़ा सा इसकी मूवमेंट को चेंज करना, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं थोड़ा कैमरा के पास लाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा लोअर कैमरा एंगल रखना चाहता हूँ, इस टाइप का। अब ये हमारा इस तरह से मूव करके, इसको आपको फास्ट करना है, स्लो करना है, आपके पास ऑप्शन है। अगर ज़्यादा फास्ट रखना है तो इन चीज़ों को आप जो है थोड़ा पास लें। सारी की फ्रेम्स को मैंने पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके और यहाँ से इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो मैं इकट्ठा छोटा कर सकता हूँ इनको, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो है इस स्पीड के ऊपर आपका कैमरा मूव कर जाएगा। उस केस में मैंने फास्ट रखा था काफ़ी कैमरा, तो मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर 4 सेकेंड्स कर देता हूँ। अभी थोड़ा फास्ट कैमरा मूव हो रहा है, राइट। तो शॉट हमारा निकल आया है, लेकिन अभी हमको चलो टेक्सचर वगैरह भी ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2-3 है। एक तो यहाँ पर शेडो नहीं है कोई, दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी नहीं है कोई। बुलेट्स और गन किसी चीज़ की भी रिफ्लेक्शन फ्लोर के ऊपर जो पानी है उस पर नहीं है। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे एलिमेंट 3D में, सीन सेटअप पे हम क्लिक करेंगे और इन सबको मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स को बंद कर देता हूँ। हमारा जो प्लेनर मॉडल था इसके हम मैश के ऊपर जाएंगे। ये हमें रिफ्लेक्शन वाली क्लास में पढ़ी थी चीज़, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आकर के हम देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रही। सिलेक्ट करके प्लेन की मैश को इसके रिफ्लेक्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट को हटा करके मिरर सरफेस कर देंगे, जैसे हमने ये किया। गन की रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आ रही है पानी के अंदर, बुलेट्स की भी नज़र आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पर। सो दैट इज़ वन थिंग डन। रिफ्लेक्शंस के बाद दूसरी चीज़ है शेडोज़, उसके लिए हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ पर। और इस जगह पर जो है हमारी रेंडर सेटिंग्स के अंदर ही यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन है, इस पर हम जाएंगे, यहाँ पर इसको अनेबल कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको अनेबल किया कुछ शेडो आ गए हैं, बट इतनी नेचुरल नहीं है, तो यहाँ पर SSAO जो लिखा हुआ है इसको बदल करके यहाँ पर हम करेंगे रे ट्रेस्ड, उससे ये बड़ी अच्छी शेडो यहाँ पर निकल के आएंगी। तो बाकी मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों की अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ हम जो है डिटेल के अंदर बाद में समझेंगे। अपनी इसकी पर्टिकुलर क्लास भी होगी लाइटिंग, उसमें हम समझेंगे। फिलहाल इसको हम ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी यहाँ पर शेडो मिल गई। अभी भी इसमें क्या है कि सारा कुछ एक ऑरेंजिश टोन के अंदर ही है, ब्रेकडाउन नहीं है कोई। उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, और फॉर दैट यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाता हूँ। इसका नाम यहाँ पे आप लुक रख सकते हैं या CC या जो भी आप यूजुअली अपने वर्कफ्लो में रखते हैं। इसके ऊपर जो है मैं लगाता हूँ ल्यूमेट्री। मैं ज़्यादा कलर ग्रेडिंग नहीं करने वाला, बस क्रिएटिव पे जा करके यहाँ पर जो है कोई मैं लट इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ब्लूइश टोन चाहिए, तो मैं SL ब्लू कोड यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा उससे जो है यहाँ पर मेरे जो है शेडोज़ जो है वो ब्लू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी जो हाईलाइट्स हैं वो अभी भी मेरी जैसे रेडिश टोन आ रही है उसके अंदर। तो अगर मेरे को थोड़ी ज़्यादा निकालनी है हाईलाइट्स यहाँ पर, उसके लिए मैं E3D पे जाकर के यहाँ पे एक्सपोजर मेरा जो है उसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँगा। तो जैसे मैंने 3 के एक्सपोजर को, तो मेरे पास एक स्प्लिट टोन आ गई है। जो डार्क पोर्शंस हैं वो ब्लू हैं और जो ब्राइट पोर्शंस हैं वो बिल्कुल मेरे ऑरेंज हैं। तो जो हॉलीवुड की जो फेमस है ऑरेंज एंड टील लुक, उसके आसपास जो है ये मेरी चीज़ जा रही है, राइट। और यहाँ पर जो है लास्ट शॉट पे आते आते थोड़ा सा ये मेरा ठीक आ रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़ा लग रहा है कि ऑरेंज की कमी है। थोड़ा सा मैं रोटेशन देता हूँ इसको एनवायरनमेंट को, ताकि मैं यहाँ पर भी ब्रेक डाउन कर सकूँ इसको। इधर आते आते जो स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ शेडोज़ में थोड़ी डिफरेंट चाहता हूँ, ये मुझे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा है। इधर से फिर मैं लास्ट तक आते आते इस टाइप का मेरा लुक आ रहा है, ठीक है। मेरे को अभी ये दोनों एंगल जो हैं थोड़े ओके लग रहे हैं। तो ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप बदल बदल के देखें आपको कौन सा बेटर लग रहा है, और वो उस तरह से आप अपना सीन जो है
सेट कर लें। ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि इसमें सेंटर से भी जब निकल रहा है तो रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है। अब ऑलरेडी आपको दिखने लग गया कि शेडोज़ भी आ गई हैं, और मैं थोड़ा बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ जो है यहाँ से हम इसको 100% कर लेते हैं, फिट टू स्क्रीन, राइट। तो शेडोज़ हैं, रिफ्लेक्शंस हैं आपकी चीज़ों के अंदर, एनवायरनमेंट की रिफ्लेक्शंस है, गन की रिफ्लेक्शन है, तरह घूम रहा है, और मेटलनेस वगैरह जो गन की आप उसको चाहें तो कम ज़्यादा ऑब्वियसली कर सकते हैं। PBR मटेरियल से मैंने आपको बता ही दिया वो कैसे होता है वो चीज़। अगर आपको कम लग रही है तो आप इसको यहाँ पर सीन सेटअप पे जा करके, जैसे जो ये हमारी स्लाइड थी गन की, तो यहाँ पर डी ईगल पे मैं जाता हूँ, स्लाइड थी जो, इसकी यहाँ पर मैं रिफ्लेक्टिविटी जो है इसको 50 की बजाय 100 कर देता हूँ। अब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ये हाईली रिफ्लेक्टिव हो गई है। ठीक है, इसमें शाइन ज़्यादा नज़र आएगी। ये सब चीज़ें आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो आपको विजुअली अच्छा लग रहा हो आप वो रख सकते हैं। अब मेरा यहाँ पर ये चीज़ हो गई है, इसमें बस एक चीज़ की मुझे लगता है एक चीज़ से और इंप्रूवमेंट हो जाएगी, जो फाइनल टच मैं जिसे कहूँगा वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। क्योंकि अभी क्या है कि जो दूर भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक साथ फोकस में नज़र आ रही हैं, राइट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कैमरा पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ पर मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और कैमरा ऑप्शंस हैं उस पर क्लिक करते हैं। इसमें यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, इसे ऑन कर लें। जैसे आप इसे ऑन करेंगे इस तरह से सब कुछ ब्लर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस जो है फोकस का, कि कहाँ कौन सी चीज़ फोकस में रहे, वो आप यहाँ पर फोकस डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा करके। लेकिन इसको ब्लाइंडली आप करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि फोकस कहाँ पे जा रहा है। तो आप ये 1 व्यू लिखा है, इस पर आप जाकर के 2 व्यूज़ पे क्लिक करें, अब आपको 2 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इस तरफ का आपका टॉप व्यू आ जाएगा। टॉप व्यू नहीं आता तो इस सीन को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इस पर क्लिक करके टॉप पे आ जाएंगे, तो आपको टॉप व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। और ये व्यू के अंदर आपको टॉप से गन दिखाई दे रही है, और यहाँ पे बड़ा पिक्सलेटेड है। उसका रीज़न यहाँ पर फुल है क्वालिटी, तो 1600% पे मैंने स्केल किया हुआ है फॉर सम रीज़न। इसको मैं फिट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फिट पे आ गया। यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके अगेन यहाँ पर भी मैं मूव करूँगा ताकि मैं पास जा सकूँ। अब मैं यहाँ पर सिंपली इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा मुझे दिखाई देने लग जाएगा, राइट। अब क्या है कि मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने कैमरा सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने कैमरा सेलेक्ट किया आप देख रहे हैं इसका ये पूरा कैमरा का वो नज़र आ रहा है मुझे, विंग फील्ड जो है। और कैमरा को ऑन करने के बाद आप देखते हैं अगर यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड है, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो बीच में से एक प्लेन गायब हो गया। ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एक प्लेन बना नज़र आ गया। ये बेसिकली आपका फोकस डिस्टेंस है। इसको आप विजिबल रखेंगे यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करके, और ये इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, यहाँ से फोकस डिस्टेंस को बढ़ा करके। मैं फोकस डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो दूर जा रहा है, कम कर रहा हूँ तो पास आ रहा है। मैं कम करते करते इसको ऐसा ले आता हूँ जहाँ पे इसकी ये नली के पास आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सीन के अंदर मेरा फोकस डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। अब ये एक्जैक्टली कहाँ फोकस हो रहा है इसमें अभी भी कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मैं ठीक ही नजर आ रहा है। तो अगर आपको पिन पॉइंट शार्प फोकस यहाँ पर सेट करना है तो आप एक काम करें, यहाँ पर जो ब्लर लेवल है नीचे लिखा हुआ, इसको बढ़ा दें एक बार ज़्यादा। तो 1000 से ऊपर मैंने कर दिया। जैसे मैंने ऊपर की आप देख रहे हैं अभी अब सारा कुछ ब्लर नज़र आ रहा है, बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है जिसमें ये शार्प फोकस नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप इसको फोकस डिस्टेंस को कम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करता हूँ जैसे मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ तो आपको पता लगेगा एक्जैक्टली मैं किस एरिया में फोकस कर रहा हूँ। तो अभी जैसे यहाँ पर फोकस हो रहा है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ, थोड़ा और कम, बहुत माइन्यूट कम करूँगा। अब जैसे कि मैं नीचे चला गया, थोड़ा वापस आता हूँ, यहाँ पर भी रोड का ये एरिया हो रहा है यहाँ पर मेरा सिलेक्ट, ठीक है। तो 32 से मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके एक एक भी बढ़ा सकता हूँ वैल्यू, धीरे धीरे भी। मैं बिल्कुल यहाँ पर जाऊँगा जहाँ पर जो है ये वाला एरिया इसका, या इनफैक्ट इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पर फोकस हो, राइट। इधर आकर के मैं फोकस डिस्टेंस पे करूँगा, की लग गई हमारी। अब मैं यहाँ से जो है सेकंड की जहाँ पर थी हमारी ट्रांसफॉर्म की, अब मैं इस बार यहाँ पर यू प्रेस करता हूँ एक बार कैमरा को सिलेक्ट करके, ताकि मेरी कीड जो चीज़ें हैं वो नज़र आ जाए यहाँ पर मुझे। तो यू इज़ द शॉर्टकट टू रिवील ऑल द की फ्रेम्स। उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन उससे बंद हो जाती हैं। बाकी डिटेल में मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है दृष्टिकोण ऑपरेशंस पे, उस पर आप सीख सकते हैं जाके सब कुछ। यहाँ पर जो है अब मेरा सेकंड की फ्रेम पे मैं आ गया। इधर अब अगेन फिर से फोकस हमारा ऑफ है, तो हर की फ्रेम के ऊपर मुझे फोकस को वापस से की करना पड़ेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं फोकस डिस्टेंस यहाँ पर है, नली से काफ़ी पीछे चला गया, तो मैं इधर फोकस डिस्टेंस को कम करूँगा और अगेन फिर से मैं इसको आगे की तरफ लेके आऊँगा। तो यहाँ हमारा बिल्कुल अब ये फ्रंट में आ गया है, यहाँ पर नली के बिल्कुल पास। तो यहाँ पर मैं इसको रखूँगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ये आपने ओवर ब्लर कर दिया चीज़ों को, तो आप यहाँ से वापस जो है खोल करके उसको और 1000 की बजाय थोड़ा कम कर सकते हैं ब्लर लेवल जो है उसको। इसको यहाँ पर आप 700 कर लें, थोड़ा सा आपको बेटर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फोकस है इस टाइम पे। आफ्टरवर्ड थर्ड की फ्रेम पे भी मैं जाऊँगा, मैं फिर से यू प्रेस कर रहा हूँ ताकि फालतू कीज़ नज़र ना आए मुझे। इसमें भी अगेन मैं फिर से यहाँ पर नीचे आ गया फोकस, तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ाऊँगा और बुलेट्स पे नहीं, मुझे चाहिए ये नली के पास। तो हर केस में मैं नली के पास फोकस रखना चाहता हूँ। पीछे चला गया फोकस मेरा, तो मैं थोड़ा कम करूँगा यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं वैल्यू को सिलेक्ट करके और एरो अप और एरो डाउन से एक एक पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता हूँ। तो मैं एक एक पॉइंट नीचे आ रहा हूँ ताकि मैं बिल्कुल परफेक्टली उस जगह के पास पहुँच जाऊँ। तो एरो डाउन मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड के ऊपर। तो ये एरिया है,
मैं थोड़ा यहाँ तक रख लेता हूँ, इनफैक्ट चलो यही ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली की लग गई है इस पॉइंट के ऊपर भी। अब मेरी यहाँ पर कीज़ लग गई हैं, यू से 1 व्यू में आ जाता हूँ 2 व्यू से, और वापस इसमें जा करके जो मैंने ब्लर लेवल बढ़ाया था सिर्फ ये चेक करने के लिए, उस ब्लर लेवल को मैं ठीक कर दूंगा 700% की बजाय 100% में कर दूंगा, ताकि एक नेचुरल ब्लर है। तो अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर फोकस है और पीछे का यहाँ पर दूर जाते जाते ब्लर होता जा रहा है, तो एक ग्रेडियंट है ब्लर का, और जो आगे की चीज़ें भी हैं वो भी ब्लर हैं। जो मेरे फोकस डिस्टेंस के ऊपर चीज़ है वो मेरी प्रॉपरली नज़र आ रही है। तो किसी भी फ्रेम पे आप जाकर के देखेंगे इस तरह की आपको ये चीज़ नज़र आएगी, राइट। तो ये बड़ा कूल लगता है। ये पास वाला जो शॉट है इसमें आप देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। यहाँ पर जो फोकस सिर्फ इसके ऊपर है, पीछे ब्लर है, पूरा सिनेमैटिक फील आ रही है। जो आगे की चीज़ें हैं वो भी ब्लर हैं। तो ये नेचुरल जो कैमरा करते हैं वो चीज़ यहाँ पर आप रिक्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा सीन अब यहाँ पर हैवी भी होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको फिट करके यहाँ पर प्ले करता हूँ तो थोड़ा इस तरह से आप देख रहे हैं, अब ये हैवी हो गया तो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं इसको ये फिर भी यहाँ पर प्ले होने देता हूँ ताकि आपको ऐड ही हो जाएगी कितनी देर में मतलब यहाँ पर होगा ये। और आप लोगों को मेरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पता ही है, RTX 3080 लगा हुआ है इसके अंदर, 64 GB रैम्स है। और ये थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया ताकि जल्दी हो जाए ये चीज़, आपके लिए टाइम ना वेस्ट हो। तो हम ये पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर हमारा भी कंप्लीट हो जाएगी। और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ फिर, राइट। अब यहाँ पर ये शॉट हमारा इस तरह का लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो एक बड़ा अच्छा फोटो रियल के पास आपने शॉट कर लिया है। रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। कमाल की बात यह है कि पीछे कोई 3D ज्योमेट्री नहीं है, सब कुछ आपने जो है स्मार्टली काम किया है। सिर्फ PBR मटेरियल का यूज़ करके हमने इतना क्रिएटिव ये सीन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इधर, जैसे मेरी लूप खत्म हो रही है जहाँ पर, इस जगह पर आकर के आप N प्रेस करेंगे तो आपकी यहाँ से लूप जो है रिपीट हो जाएगी। तो आप अगर इसको लूप में देखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पर इन फ्रेम और आउट फ्रेम यहाँ पर सेट कर सकते हैं और आपकी ये लूप में प्ले होती रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने समझा कि PBR टेक्सचरिंग की पावर क्या है, उससे आप कैसे फोटो रियल सीन बना सकते हैं। कुछ हमने रेंडर सेटिंग की भी बेसिक चीज़ें टच की हैं जिनको हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आपकी मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। उसके अलावा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।